अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन थोड़ी सी ताख़ीर, सर्दियों का मौसम है, अभी इब्तदाई सर्दियां हैं कराची में, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती रहती है। ख़बरों का आगाज़ करते हैं नाज़रीन और देखते हैं कि आज की अहम तरीन ख़बरों में कौन कौन सी ख़बरें शामिल हैं। कल DGISPR ने आपके सामने बल्कि सारी पाकिस्तान के सामने एक प्रेस ब्रीफिंग की और उसकी तफसीलात आज अखबारात में मौजूद। उसमें बड़ी अहम बातें सामने आई हैं और लगता है कि DG साहब ने शायद हमारा प्रोग्राम भी सुबह सुबह देखा या उनकी टीम में किसी ने, क्योंकि बड़े अहम सवालात के जवाबात उसमें आए हैं और वो सारे खदशात जिनका इजहार वक्तन फ़वक्तन होता रहता है उनको काफ़ी हद तक ज़ायल करने की कोशिश की गई और इससे मेरा ख्याल है कि एतमाद में इजाफ़ा होगा पाकिस्तानियों के अपने अंदर भी, और पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। देखते हैं क्या कहा गफूर साहब ने, जनरल आसिफ गफूर। चंद साल में बेहतरी आई, गिरती मईशत पाँव पर खड़ी हो गई, तरक्याती और अच्छे काम भी हो रहे हैं, हम इसको क्यों पलटना चाहते हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर। मीडिया 6 माह सिर्फ तरक्की दिखाए, आगे वक्त बहुत अच्छा या बहुत ख़राब, आज पुरानी फ़ौज नहीं, एक एक ईंट लगाकर पाकिस्तान दोबारा बना रहे हैं फ़ौजी तर्जुमान। भारत जंग करने आएगा तो देख लेंगे, पहले खुद सेक्युलर बने फिर जैसे हम हैं बर्दाश्त करें। करतारपुर राहदारी वन वे, सिख यात्री सिर्फ मजहबी रसूमात के लिए आएंगे और फिर वहीं से चले जाएंगे, पाकिस्तान से कोई नहीं जा सकता। पहाड़ों पर बैठे मसला ना बने, कौमी धारे में शामिल हों, कराची में दहशत गर्दी 99% ख़त्म, क्राइम में 6 से 97वें नंबर पर आ गया, लापता अफराद के 7 में से 4000 केस हल। कैसे साबित हुआ ये लोग तालिबान फोर्स का हिस्सा नहीं। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां आइन के मुताबिक कानून की बालादस्ती हो, अफगानिस्तान में सियासी अमल होना चाहिए, फौज किसी पार्टी या सूबे की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। ये मेरा ख्याल एक बहुत बेहतर और नपतुल्ला अंदाज था मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का, क्योंकि जो एक इबाम सा कहिए, या इबाम तो नहीं, वो वज़ीर आज़म साहब का स्टाइल ही ऐसा है। जब आपने फरमाया था कि पाक फ़ौज जो है वो PTI के मंशूर की हिमायत करती है, तो ये वजाहत भी ज़रूरी थी। ज़ाहिर है पाक अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान में हर जमहूरी हुकूमत के साथ हैं और इस निज़ाम का हिस्सा हैं। हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं जैसे मईशत, गवर्नेंस, जुडिशल सिस्टम, जमहूरियत और जमहूरियत में बारियां। 2 साल में 400 फौजी अफसरान को सज़ा हुई। PTM पर सख्त हाथ नहीं रखा, वो हद अबूर ना करें कि हमें अथॉरिटी इस्तेमाल करनी पड़े। नेशनल एक्शन प्लान पर बहुत जगहों पर अमल हो गया, कोई शक नहीं कि किसी और की जंग दोबारा नहीं लड़ेंगे। अपनी तरफ तालिबान का सफाया कर दिया, ये वो बात है जो अमेरिका ने कल जो ख़त के मंदरजात सामने आए कि इसमें कहा कि पाकिस्तान में बड़ी सलाहियत है कि वो तालिबान के ठिकाने पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो यकीनन पाकिस्तान से जो कल हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी उसमें आपने सुना भी था, देखा भी था कि पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ही अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस तरह की कोई हाइड आउट सब बाकी ना बचे। लेकिन हमारी गुफ्तगू में जो बात सामने आई थी कि कहीं कहीं हो सकता है कि कोई पॉकेट्स रह गई हो, तो इसकी भी बड़ी अच्छी तरह से वजाहत हो गई। अपनी तरह क्या चाहते हैं अमेरिका, अफगानिस्तान से दोस्त बनकर निकले, DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। तो नाज़रीन ये बड़ी ही एक मुस्बत सिमत में मेरा ख्याल है कि बातों की वजाहत हुई है और इससे जो एक तासुर सा फैला हुआ था, कुछ अनसर्टनिटी सी थी, ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने भी वो वस मुद्दत इंतखाबात की बात कर दी थी और आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ इशारे कर रहे थे कि ये हुकूमत पता नहीं कितने अरसे और चलेगी नहीं चलेगी। तो इससे भी ज़ाहिर है कि सब लोग ज़रा परेशान थे और इन बातों इस वजाहत के बाद भी कम अज़ कम ये तसल्ली ज़रूर है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम हो और पाकिस्तान जिस सिमत में चल रहा है उस सिमत में मज़ीद तेज़ी आए, बेहतरी आए। आज़म सवाती मुस्ताफ़ी, FBR जानबूझकर अलीमा ख़ान का मामला लटकाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा नाज़रीन, जो आज़म सवाती साहब के हवाले से JIT रिपोर्ट आई है उसमें खासी
बातें हैं, और वो बातें ऐसी हैं कि आज़म सवाती साहब की ही तरफ सारी उंगलियां उठ रही हैं कि आपने बड़ी जिस तरह से उस पूरे वाक़े की तशहीर हुई, मीडिया पे भी हुई, उसके बाद आफरीदी साहब को जिस तरह फ़ोन कॉल्स की गई, आफरीदी साहब उसमें आए मामले में, फिर आईजी साहब को जिस तरह से ट्रांसफ़र किया गया, तो ये सारे मामलात हैं जो आईटी ने कसूरवार ठहराया आज़म सवाती साहब को। और आज़म सवाती साहब पर ये पार्टी के अंदर से भी और पूरे पाकिस्तान से भी दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो कम अज़ कम इस्तीफ़ा तो दें, लेकिन बात इस्तीफ़े तक रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इस JIT के मुताबिक बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, और जो तहकीकात हैं वो ये बात साबित कर रहे हैं कि आज़म सवाती साहब के फ़ाइनेंशियल मामलात भी बेहतर नहीं हैं, क्रिमिनल चार्जेस भी उनके ऊपर हैं। तो अब देखते हैं कि क्या मज़ीद आगे पेशरफ्त होती है आज़म सवाती साहब के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट थरकुल बिजली मनसूबा, डॉक्टर समर मुबारकमंद और दीगर के ख़िलाफ़ तहकीकात नैब के सुपुर्द। कल ये बात भी सामने आई थी कि जो थरकुल वाला मंसूबा जो डॉक्टर समर मुबारकमंद हेड कर रहे थे, काफ़ी अरसा हो गया इस काम को होते हुए, और उसमें जो ऑब्जर्वेशन कल आई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो ये थी कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद एक भी मेगावाट बिजली का बन नहीं पाया, जबकि बातें और दावे बड़े बड़े थे। जबकि डॉक्टर समर मुबारकमंद का कहना ये था कि हमें पैसा वक्त पे मिला ही नहीं, तो हम काम कैसे करते। बहरहाल ये सारी तफसीलात हैं, लेकिन अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सुपुर्द करने का हुक्म जारी कर दिया। अच्छा जी, कॉलर भी हैं, इसके अलावा दीगर खबरें और दीगर अखबारात भी हैं। तो जंग की अभी खबरों पे हम बात कर रहे थे, लेकिन चलें पहले कॉलर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब फरमाइए। पहले तो सुबह सुबह जुम्मे का दिन है, तो सबसे पहले मुबारकबाद पूरी कौम को कि पाकिस्तान की तरफ से यासिर शाह ने 200 विकेटें ली, बिल्कुल, और ये 82 साल रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तान के नाम हो गया है पूरी कौम को, और यासिर शाह को मुबारकबाद। बिल्कुल। सेकेंडली ये कि आजम स्वाति ने जो किया था एक गरीब घराने के साथ, तो चीफ जस्टिस ने उसका एक्शन लिया, और चीफ जस्टिस साहब इसे ऐसा इबरत का निशान बना दे कि आइंदा कोई किसी गरीब के घर की चार दीवारी के अंदर कोई वडेरा, कोई चौधरी, कोई खान घुस ना सके, और ये पूरे मुल्क के लिए और पूरे लोगों के लिए, गरीब आदमी अपने आप को सिक्योर इस मुल्क में समझ सके, और ये होना चाहिए। ये मेरी अपील है। बाकी कर में अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन जी, आमीन। बिल्कुल सही, दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। अच्छा, जो जिस घराने की आप बात करें, जाहिर है कि उनके साथ ज़्यादती तो हुई है, लेकिन वो घराने को भी आज़म सवाती साहब की ही ज़मीन पे आबाद किया गया था, और वो ज़मीन कब्ज़े की ज़मीन थी या वो एक्सटेंडेड एनक्रोच ज़मीन थी। वो सारी तफसीलात मुकदमे में भी हैं, JIT में भी हैं, तो जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो ज़रूर देख लें कि वहाँ पे क्या क्या है। दूसरी, यासिर शाह की जो बात आपने की, बिल्कुल बड़े बड़े कारनामे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अंजाम देती रहती है, वक्तन फ़वक्तन ये बातें सामने आती रहती हैं, और बड़ा इससे दिल खुश भी होता है। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जब अच्छी हो और पूरी कौम ज़ाहिर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, तो ऐसी ख़बरें पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद हैं। थोड़ी सी एक बात ये कि यासिर शाह की इस कामयाबी को जिस तरह से मेरा ख्याल है कि सराहा जाना चाहिए था सरकारी हलकों की जानिब से, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की जानिब से मुबारकबाद ज़रूर आनी चाहिए थी, कोई तबसरा आना चाहिए था, या सदर मुमलिकत की तरफ से, वो अभी तक हमने नहीं देखा। फवाद चौधरी साहब ने ज़रूर उनको मुबारकबाद पेश की है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे की बात होनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल 82 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ना, बराबर तो रिकॉर्ड्स होते रहते हैं, लेकिन तोड़ना, और इतनी सारी क्रिकेटिंग नेशंस के बावजूद, और इतने टैलेंटेड बॉलर्स पूरी दुनिया की टीमों में मौजूद हैं, उन सब के होने के बावजूद पाकिस्तान के हिस्से में ये कारनामा आया है, तो ये बड़ी बात है। और हम तमाम लोग भी, इदारे की जानिब से भी, आप सबकी जानिब से भी यासिर को इस कामयाबी पर बेइंतहा मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत ही बेहतरीन काम उन्होंने किया है। कॉलर हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, देखिए मैं इरफान शेख बोल रहा हूँ। बड़े अच्छे टॉपिक आज आपने शुरू किए हुए थे, मतलब मेजर जनरल गफूर साहब का और दूसरा तजावुज़ात के हवाले से, लेकिन जो अभी आपने फौरन अभी बात शुरू की है यासिर शाह के बारे में, तो ये भी बहुत अहम मौजूद है। मतलब आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इनको वो मतलब पजीराई नहीं मिली जो इनको उससे पहले उन्होंने इमरान खान का रिकॉर्ड
बराबर किया था 14 विकेटों का, उसके ऊपर उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं किया गया वसी पैमाने पे गवर्नमेंट की तरफ से। और कल जो उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है कि 36 मैचों का जो रिकॉर्ड था उन्होंने 33 में वो तोड़ दिया। बिल्कुल। तो ये बहुत ही बड़ा कारनामा है पाकिस्तान के लिए, मतलब जबकि पाकिस्तान में क्रिकेट भी इतनी ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तकरीबन ना होने के बराबर है, सिर्फ दुबई में क्रिकेट हो रही है। कोई टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुल्क पाकिस्तान को अपने मुल्क में बुलाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत इक्का दुक्का टूर लग रहे हैं। तो पाकिस्तान को ऐसे हालात में किसी खिलाड़ी का इतना शानदार तरीके से कमबैक करना बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जब इस तरह के कारनामे सामने आने शुरू होंगे तो फिर दीगर जो कौमें हैं या क्रिकेट के अरीना में जो टीम्स हैं वो भी ज़रूर सोचेंगे कि इन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। और अब जब PSL होगा और वो उसका 8 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और वो पूरा एक माहौल सामने आएगा, तो होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि फिर इससे मज़ीद शायद कुछ बेहतरी पैदा हो। जो बाहमी सीरीज़ हुआ करती है दो मुल्कों के दरमियान, कि दुबई और अबू धाबी के क्रिकेट सेंटर्स को छोड़कर अब पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली पर पुरजोर तरीके से काम शुरू होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मोहम्मद शाहिद अली बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। ये प्रोग्राम आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और ये हमारे पाकिस्तान की टीम ने जो कारनामा दिया यासिर शाह साहब ने, जी बहुत खुशी और बहुत मुबारक कौम को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा हम ये चाह रहे थे कि जैसे आपके प्रोग्राम में गरीबों के लिए आतंकवादी का मसला उठाया तो बहुत खुशी हुई हमारे को। गरीबों के लिए कोई आवाज उठाने वाला चीज जब के सामने उठाई है जी। और तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब अगर अच्छे काम करते हैं तो हम दिल से इनकी मुबारकबाद भी इनको देते हैं, और अच्छे कामों के लिए हम चढ़ाते हैं इनको। बिल्कुल। और दूसरा ये हमारा ताल्लुक फायर ब्रिगेड से है जी। अगर आपके इस प्रोग्राम की तरफ से हम अपने भाइयों की आवाज उठाना चाहते तो बड़ी मेहरबानी की अगर हमारी आवाज चीफ जस्टिस साहब तक पहुँच जाए। फरमाइए। हमारा ये मसला है कि हमारा 11 महीने से फायर ब्रिगेड अलाउंस अभी तक मिला नहीं है हमारा को। हमारे पूरे फायर ब्रिगेड के, हम कराची से ताल्लुक है मेरा फायर ब्रिगेड से जी जी। और 11 महीने का हमारा फायर ब्रिगेड अलाउंस, हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे। चीफ जस्टिस साहब से खुसूसी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज को अगर सुन ले तो हमारे पूरे फायर ब्रिगेड कराची का जो है जो आग बुझाता है लोगों के घरों की, जी बिल्कुल, उनके घरों की आग जो कुछ घर में आग लग रही है, बच्चे तालीम से खाने पीने से महरूम हो रहे हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारी आवाज को बुलंद करके चीफ जस्टिस साहब तक पहुंच जाए तो बहुत ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। आपके मसले पे ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक पे जाने से पहले जो अभी फायर ब्रिगेड के हवाले से बात हुई थी उस पर बात ज़रूर कर लेंगे, लेकिन अभी आपको हम एक खुसूसी पैकेज दिखाते हैं। रुबीना यास्मीन हमारी साथी प्रोड्यूसर हैं, उनका ये पैकेज है और इसमें एक मज़ीद एक अच्छी बात, आज हम DG ISPR साहब जो हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, उन्हीं की बातों पे अमल करते हुए सिर्फ अच्छी बातें कर रहे हैं। और उस अच्छी बात में यह है कि एक नई ट्रेन का आगाज़ किया गया है, धाबेजी एक्सप्रेस। उस हवाले से ये पैकेज देखते हैं। और इसमें अच्छी बात जो है वो ये है, हमारे मीरपुर ख़ास में रहने वाले जितने हमारे फैंस हैं या हमारे फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी तरफ से बारहा बात आती रही है कि उस इलाके में ट्रेनें बंद हो गई थी, तो ये ट्रेन मीरपुर ख़ास तक भी जाएगी बाद के मरहले में। आइए पैकेज देखते हैं। धाबेजी एक्सप्रेस सिर्फ कराची कैंट और धाबेजी के दरमियान ही नहीं चलेगी, बल्कि अब ये मीरपुर खास तक सरपट दौड़ेगी। 1 नवंबर को हमने धाबेजी एक्सप्रेस चलाई। प्रिंस साहब की ख्वाहिश के मुताबिक ही हमने इस सर्विस को चलाया। अच्छा खासा पैसा इस पर हमने इन्वेस्ट किया है, बिकॉज सिर्फ इसके लिए जो डब्बे हैं और लोकोमोटिव है वो कई करोड़ों रुपए में जा रहे हैं। धाबेजी एक्सप्रेस को हम एक्सटेंड कर रहे हैं आगे अप टू मीरपुर खास कि लोग धाबेजी एक्सप्रेस, ये जो हमारी गाड़ी ट्रेन चलने वाली है शाह लतीफ़ और सिंध एक्सप्रेस, इसको कामयाब करें। सर्विस तो माशाल्लाह अच्छी है। पहले तो हम बस पे जा रहे थे, देखा ये जा रही तो हम इस पे बैठ गए, तो बस से तो बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग जा रहे हैं ये ट्रेन का सफ़र करके धाबाजी की तरफ। वहाँ पे छोटा सा मज़ार है और थोड़ी सी तफरीह की जगह है। ट्रेन का सफ़र करना है, इंजॉय करना है। हमारे फैमिली से तकरीबन लगभग 80 से 85 होंगे। ट्रेन की सर्विस अच्छी है, साफ़ सुथरी ट्रेन है, नई ट्रेन है,
नहीं, अभी तक तो हमें डस्टबिन भी दिख रहा है कि डस्टबिन भी कचरा फेंकने के लिए है, तो कोई ऐसी गैर मुतमईन वाली बात नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। आम दिनों में तो कम होते हैं, बाकी आज माशाल्लाह गाड़ी भरी हुई है। धाबेजी तक है 70 रुपये, अगर टिकट नहीं है तो फिर 110 रुपये का बनेगा। हाँ, 25 रुपये मिनिमम चार्जेस हैं, 10 रुपये डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं। ये 7 बजे सिटी से चलती है, तो ये तकरीबन 1.5 घंटे में धाबेजी पहुंच जाएगी। फिर आगे ये मीरपुर खास तक जाएगी गाड़ी। ये ड्रिग रोड है, लांडी है, बिन कासिम है, मार्शलिंग यार्ड है, उसके बाद फिर धाबेजी। इन्हें इसको अपोजिट डायरेक्शन में खोलना चाहिए था, क्योंकि 7 बजे ये यहाँ से वहाँ जा रही है। 7 बजे इसको वहाँ से यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि कराची में लोग रोज़गार के लिए आते हैं, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ से कौन जाएगा, सिर्फ तफरी के लिए ही जाएंगे मैक्सिमम लोग। धाबेजी एक्सप्रेस कराची वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। टिकट खरीदें और सवार हो जाएं धाबेजी एक्सप्रेस में। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई और बड़ी खुशाइन बात है कि पाक रेलवे भी अब आवाम के लिए मज़ीद सहूलतों का इजरा कर रहा है। बड़ी अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन रोज़ाना की बुनियादों पे धाबेजी जाएगी, लेकिन इसमें जो एक पॉइंट था वो भी वैलिड था कि कराची की तरफ भी चलने के लिए उस इलाके से कोई ट्रेन होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, क्योंकि सही बात है कि कराची में लोग अपने रोज़गार के लिए रोज़ाना सफ़र तय करते हैं बसों से और दीगर जो सवारियां हैं उससे। अच्छा, तो अब ट्रेनों से बाहर निकल के नाज़रीन, जो फायर ब्रिगेड वाला मसला था वो बिल्कुल संगीन मसला है, क्योंकि कराची की हद तक अगर हम बात करें और पाकिस्तान में भी उमूमी तौर पर फायर ब्रिगेड का महकमा बहुत ही ज़्यादा जिसे आप कहिएगा कि नेग्लिजेंस का शिकार है। वहाँ से बड़ी उनकी तरफ से ख़बरें ये भी आती हैं कि उनके पास सहूलियात का फुकदान है। फिर जिस तरह हमारे अभी जो कॉलर थे उन्होंने निशानदही की कि उनको बर वक्त अदायगियाँ नहीं हो रही, ये संगीन मसला है। सूबाई हुकूमत को देखने का, मकामी हुकूमत को देखने का, और सिंध हाई कोर्ट अगर इसमें कोई रोल प्ले करना चाहे तो बिल्कुल ये उनका मामला भी बनता है, इंसानी मामला है और इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए। मैं अदनान बात कर रहा हूँ कराची से। जी अदनान साहब। हाँ, मेरा ये सवाल ये है कि कराची से जो धाबेजी जो ट्रेन जा रही है इसको कुछ ऑल्टरनेट टाइम में नहीं बढ़ा सकते ये लोग? क्या नाम है, सुबह दोपहर शाम में, ताकि हम लोग धाबेजी जा सकें सुबह और आ भी सकें कराची, कराची से धाबेजी जा सकें। कुछ इस तरह के मामला हो जाए तो हमें बहुत आसानी हो जाए। बिल्कुल सही अदनान साहब। अच्छा, ये जो हमारी रिपोर्ट है ये साथी हमारी रुबीना ने बनाई है, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि इसमें मज़ीद आगे का क्या प्लान है, लेकिन जो हमें पता चला वो यही है कि इसको मीरपुर ख़ास तक एक्सटेंड करना है और आई एम श्योर कि जब ये एक तरफ से जाएगी तो फिर हो सकता है कि वापसी की तरफ से भी दूसरी ट्रेनें शुरू हों और इसको शटल ट्रेन के तौर पे इस्तेमाल करने की क्या इम्कानात हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर भी गौर ज़रूर हो रहा होगा। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। एक पूरे मेरे घर की तरफ से और मैं यासिर शाह को पूरे मेरी समेत सबको जबरदस्त मुबारकबाद। और आज इसको भी बहुत हाईलाइट किया है और ऐसे ही होना चाहिए कि हमारे जो हीरोज हैं उनको हमेशा याद रखते हैं और याद रहेंगे। बिल्कुल। एक बात ये। दूसरी बात ये मैं कह रहा था कि कल भी मैंने आपसे सर्कुलर रेल के बारे में मैंने आपसे कहा था कि चीफ जस्टिस साहब से अपील कर रहा हूँ कि भाई वो जमीनें बेचे और बेच के मास्टर प्लान चेंज करें और नई सड़कें, नई रेलवे लाइनें डालें, एरिया तक वो ना हो। तो फिर एक दफा चीफ जस्टिस साहब से अपील कर रहा हूँ कि सड़क को वो जमीनें बेचें और बेचते यहीं और बड़े ट्यूब वगैरह कराची में लगा। बिल्कुल। अच्छा, हमने कल भी आपको बताया था सर कि हम इस पे एक तफसीली प्रोग्राम जरूर करेंगे ताकि हमें भी पता चल सके कि कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे में अभी कितनी जान बाकी है या उसकी अफादियत कितनी है। जो ज़मीनें बेचने की आप बात कर रहे हैं, बहुत सी ज़मीनें तो ऐसी हैं जनाब अली कि अब उन पर तजावुज़ात कायम हैं और उनको साफ़ करना, उस पूरे ट्रैक को साफ़ करना, रिस्टोर करना, वो ख़ुद भी एक इतना महंगा काम बन चुका है कि शायद अब उस पर अमल दरामद उस तरह से टेक्निकली मुमकिन भी ना रहा हो। तो वो सारी बातें हम आपके सामने ज़रूर डिस्कस करेंगे, किसी टाउन प्लानर को ऑन बोर्ड लेकर, और उनसे पूछेंगे
कि इस मंसूबे में क्या क्या रुकावटें रही हैं और आइंदा के क्या इम्कानात हो सकते हैं। तो ये तो कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से बात हुई। अच्छा नाजरीन, बात करते हैं जो डैम्स के हवाले से चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे, दयामिर मोहम्मद डैम्स की तामीर का टाइम फ्रेम तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और डैम्स फंड की रकम पर जज भी काबिल एहतसाब है। मज़ीद कितने पैसे चाहिए, पेंसिल ख़रीदने की भी इजाज़त लेनी होगी। जस्टिस साकिब अटॉर्नी जनरल बेंच के फोकल पर्सन मुकर्रर। अब ये जो डैम वाला मामला है, ज़ाहिर है कि पूरी मशीनरी जो है हुकूमत की भी और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब भी, उनकी ज़ाती दिलचस्पी है इस पूरे मंसूबे में, लेकिन बात हुई है कि मज़ीद कितने पैसे दरकार होंगे, क्या क्या कुछ करना होगा। अच्छा, इसमें कल एक बात हो रही थी, उस पर मैं ज़रूर कमेंट करूंगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेज एजाज बोल रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं फरमाइए। बहुत अच्छी लग रही है, हेयर स्टाइल आपका बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू। वो रात को जो ISRP साहब ने कहा है, सॉरी मुझे ISPR, हाँ जी वही अच्छा, इनको चाहिए नेशनल ज्योग्राफिक में मैंने बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, इनको खुद भी बनानी चाहिए। इनका एक पूरा अदारा है, जैसे वजीरिस्तान का जो ऑपरेशन हुआ था, कैसे कैसे उसकी लोकल एक एक चीज दिखाएं। इस तरह स्वाब का ऑपरेशन अगर कोई डॉक्यूमेंट्रीज में फ्यूज है तो ये अपने मीडिया पे भी दिखाएं, नेशनल ज्योग्राफिक और इंटरनेशनली भी बना के भेजे, खुद भी दिखाया करें ना। और दूसरा हमारा मीडिया उसको असल में एक टिपिकल वो हो गया वह, इसका क्या कहना चाहिए टीवी का कि 8 बजे से 9 बजे तक ये प्रोग्राम है, 9 से 10, तो थोड़ा सा इनको भी चेंज लानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी डॉक्यूमेंट्रीज दिखानी चाहिए। तरक्की माशाल्लाह बहुत हुई है 47 से लेकर 2008 तक, माशाल्लाह आबादी को मिसमैनेजमेंट किया गया, सही तरह उसको लोकेट नहीं किया गया। अगर उनको रोजगार देहात की तरफ दिया जाए तो शहरों को प्लीज आप इनको डिसलोकेट करें, उस आबादी को, देहातों को तरक्की दें। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मिसेस एजाज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो चाइनीज़ मॉडल की बात की है, दरअसल चाइनीज़ मॉडल नाम ही इसी मॉडल का है कि वहाँ पे कम्यून सिस्टम डेवलप किया गया, यानी वो आबादी जो जहाँ रहती है उसको सारी सहूलतें उसी जगह पर मुहैया की गई। वहाँ पर इस तरह के इंडस्ट्रियल यूनिट्स या एक्टिविटीज़ शुरू की गई कि जिसकी वजह से लोगों को बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े। तालीमी इदारे भी वहीं पर हों, आपके सेहत के मराकज़ भी वहीं पर हों, सनती या तिजारती सरगर्मियाँ भी उसी इलाके में हों। ये मरबूत कम्यून निज़ाम जो था वही चाइना की तरक्की के लिए एक मॉडल के तौर पे पूरी दुनिया के सामने आया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में मज़ीद तरक्की की रफ्तार बढ़े तो जो आबादी है, और जिस तरह मिसेस एजाज आपने भी कल बात की थी, आज भी आप कह रही हैं, फिर पूरी कॉन्फ्रेंस भी हुई और हम खुद अपने इस प्लेटफॉर्म से आबादी के हवाले से बहुत दफ़ा बात करते रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। तो ये बहुत अहम मामला है कि आबादी की प्लेसमेंट, आबादी की सहूलियात, आबादी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हुआ करता है, ये सारे मयारात को बिल्कुल मैच करते हुए ऐसा माशरा तश्कील दिया जाए कि जहाँ पर हर इंसान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ उसके दरवाजे पर मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मोहतरमा, आप बातें बड़ी अच्छी कर रही हैं जी। देखिए, मसला सारा ये है कि ये कराची शहर जो बनाया गया था ना, ये 35,000 अफराद के लिए बनाया गया था, आबादी के लिए, ठीक है ना। अब जब 35,000 अफराद की आबादी का शहर बनाने के लिए जो वसाइल डाले गए थे, आज उस पर 3 करोड़ की आबादी जब सवार होगी तो उसका हाल क्या होगा। मसला सारा ये है कि वाटर लाइनें आज 40 साल पुरानी डली हुई हैं, सूरज की लाइनें आज 40-50 साल पुरानी डली हुई हैं। फिर बात ये कि आपके चीफ जस्टिस साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब कुछ है। मैं आपकी निशानदेही पहले भी करा चुका हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने निकाली थी। गुलशन मेहरान टीचर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसकी जमीन के ऊपर कब्जा हुआ है, आज तक लोगों को प्लॉट नहीं मिले। 1969 की जमीन है ये, जी। ठीक है। लांडी कॉटेज इंडस्ट्री जो KMC की प्लॉटिंग की जमीन है, 94 के अंदर कुरानदाजी हुई और उसमें प्लॉट अलॉट किए गए, आज तक लोगों को कब्जा नहीं मिले। हॉक्सवे स्कीम नंबर 22-42
आज तक उसके अंदर फ्रॉड है। लोगों रिफंड मांग रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है रिफंड देने के लिए। सही कह रहे हैं। पैसा जो लोगों से लिया गया वो कहाँ गया? बिल्कुल ठीक है, उसमें क्यों नहीं चीफ जस्टिस साहब एक्शन लेते? बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें आप जो कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो आपने भी 35,000 का फिगर दिया, जो मेरी मालूमात है जब पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कराची की आबादी उस वक्त 4.5 लाख हो चुकी थी। ज़ाहिर माइग्रेशन हुई, उसके अलावा फिर कराची बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जिस तरह से कराची बढ़ता चला गया, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक छोटा शहर था, लेकिन उसकी जिस तरह एक्सपेंशन हुई और बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी सिमत के जिस तरह से ये शहर बाद के सालों में बढ़ता ही चला गया, तो ज़ाहिर है कि ये वसाइल और मसाइल सामने, वसाइल की कमी और मसाइल का अम्बोह जो है वो सामने आना लाजिम था। और जो स्कीम्स जिनकी आपने निशानदही की है वो बात अपनी जगह पर है कि उन स्कीम्स के बारे में हुकूमत सिंध बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखती है। इस वक्त डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ तो बनी हुई हैं जिसमें MDA भी है, LDA भी है, लेकिन वहाँ पर जो स्कीमें हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, मालिकाना हुकूक के हवाले से, कब्ज़े के हवाले से कोई तफसीलात सामने आया नहीं करती। ये मामला तो हैं मामला पर जवाबदही कौन करेगा, कौन करवाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ये छोटी छोटी 2-3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि काश हमारी जुडिशियल एक्टिविज्म कोई 20-30 साल पहले इतनी एक्टिव हुई होती और हम इन मसाइल से हमें फेस ना करने पड़ते। जी जी। और आपके प्रोग्रामों में वैसे भी हम तो हमेशा से आइडेंटिफाई करते रहे, लेकिन अब चीफ जस्टिस अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक्शन लिए हैं तो कुछ उम्मीद नजर आ रही है और हुकूमत में भी कुछ ये बर्दाश्त पैदा हुई है कि वो ये जो उनके इकदाम हैं उनके साथ चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के जो लोग हैं जो इनसे कुछ हमदर्दी भी रखते हैं, सिंसियर भी हैं, अगर वो इनकी आइडेंटिफाई कोई करते हैं वीकनेसेस तो वो ड्रास्टिकली उनको रिएक्ट करते हैं, उन्हें गद्दार कह देते हैं। जो इमरान के खिलाफ है, मुल्क का गद्दार है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ हो या ओवरसीज कंट्रीज में हो, कि वो ऐसा एटीट्यूड ना करें। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हमेशा उनको करनी चाहिए और अगर वो वैसे भी वॉलेटाइल क्रिटिसिज्म है तो हौसला दूसरों को भी सुनना होना चाहिए। तीसरी बात ये कहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब के सारे काबिले एहसन वो इकदाम है, लेकिन एक ऑलराउंडेड ब्रेन है, एक पाकिस्तान के लिए एसेट था, उसके एक्सपीरियंसेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, माइनर, उसके बाद आप कोई भी मैनेजमेंट ले लें, किसी चीज के हर शोबे में आप उसे 5 अरब रुपए का फाइन कर देते उसके पुराने गुनाहों पे, लेकिन मुल्क के लिए उसकी जो उसकी एसेट वो था इंटेलेक्चुअली, कंसेप्चुअली, अपने एक्सपीरियंस पे, वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। ठीक है सर, आपकी तीनों बातें सामने आ गई हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब जो बात करते हैं, जाहिर है कि जो हक़ाइक़ हैं, जाहिर है कोई भी चीफ जस्टिस किसी भी मुल्क में कानून का पाबंद है, ऑब्वियसली शहादत का पाबंद है, निज़ाम का पाबंद है, तो वो ज़ाती हैसियत में जो कुछ भी कर रहे हैं और वो ज़ाती हैसियत सरकारी हैसियत ही है, यानी हम उनके जज्बे पे और उनकी नीयत पे तो ज़ाहिर है कोई शक है ही नहीं। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि कभी कभी शायद हो सकता है कि पूरे हक़ाइक़ उनके सामने ना आए हों या नहीं लाए गए हों, बहुत सारी बातें ऐसी होती भी हैं। तो आई एम श्योर ये वाला सिलसिला भी बेहतर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो जुडिशल एक्टिविज़म की आपने बात की, थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ सर आपसे ये करूँगी कि ये बहुत ही खुशाइन बात तो इस वक्त है, लेकिन ये निज़ाम की कमज़ोरी की निशानदही भी है और निज़ाम के फरसूदा होने की निशानदही भी है और हुक्काम की एक तरह से कोताही की निशानदही भी है कि जो काम हुकूमतों के करने के हैं वो काम अब अदलिया को करने भी पड़ रहे हैं और उनकी निशानदही भी करनी पड़ रही है। ये जाहिर है कि इससे ये एडहॉकिज़म तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कितना फ़ायदा है वो देखने वाली बात है। और जो बात आपने कही है कि क्रिटिसिज्म, बिल्कुल सही है कि जनाब निशानदही करना किसी गलत बात की वो तामीरी
तनकीद तो हो सकती है, उसमें तखरीब का पहलू नहीं हुआ करता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, इशफाक अहमद बात कर रहा हूँ जी। फरमाइए। मैं सिर्फ दो छोटी छोटी बातें करना चाह रहा हूँ। एक तो तजवीज़ ये देना चाह रहा हूँ कि डैम जो है अयूब साहब का बनाया हुआ मट्टी का डैम जो है वो भी अभी तक चल रहा है। तो अगर हमारे पास वसाइल की कमी है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मट्टी का डैम ही शुरू कर लिया जाए और फिर ग्रेजुअली उसको जो है हम इंक्रीज कर लें? और दूसरी बात जो है वो ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टर को लाना चाह रहे हैं। हाँ। तो मुझे ये काइंडली बताइएगा कि वो किस किस की गारंटी लेगा? वो वजीर आजम के एतबार करे, वो आर्मी चीफ साहब का एतबार करे, वो चीफ जस्टिस साहब से गारंटी ले, किस किस से ले? ठीक है, तब वो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाएगा। आप माहौल तो फराहम करें ना। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल उस तरफ भी काम अब शुरू हो चुका है, जो माहौल की फरहमी की आप बात करें। और उसकी मिसाल ये भी है कि अभी गुज़िश्ता 2-3 दिनों में बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने आकर जनाब वज़ीर आज़म साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है। उसमें टेलीनॉर कंपनी भी शामिल है और टेलीनॉर कंपनी ने एक नया फ़ीचर भी इंट्रोड्यूस किया है, उसकी भी अभी बात करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है या वन विंडो ऑपरेशन है, वो तासुर ज़रा बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट होना चाहिए। डैम की जो आपने बात की जनाब, डैम किसी भी नौयत का हो, चाहे रेत का हो या किसी और मटेरियल से उसको बनाया जाए। जहाँ तरबेला की बात आप कर रहे हैं, वो भी अपनी तबाई उम्र तो अब पूरी कर चुका है, लेकिन डैम बनाना बहरहाल एक कॉस्टली अफेयर होता है, एक महंगा प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि सिर्फ तामीर नहीं होती उसमें स्ट्रक्चर की, बल्कि जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं, उस इलाके की आबादी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सबको आपको देख के आगे बढ़ना होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, फैसल बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। फरमाइए फैसल साहब। कल शहबाज शरीफ की हियरिंग थी और शहबाज शरीफ को मतलब जेल भेजा गया, तो इसके कल सारा दिन मेट्रो बंद रही है और कल सारा दिन सड़कों पे प्रॉब्लम ये रही है। गवर्नमेंट को सब पता होता है कि लोग इस तरफ आएंगे और ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। गवर्नमेंट इसका हर दफा क्यों नहीं कोई हल करती? क्यों आवाम के लिए ये मसाइल बनते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। कल पंजाब हुकूमत ने ये बात की है कि जनाब जो मुजाहिरीन थे, हमने उनके ख़िलाफ़ कोई यानी फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने ये देखा आशियाना केस में नैब की इस्तदा मुस्तरद, शहबाज जेल मुंतकिल, लीगी कारकुनों और पुलिस में झड़पें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक हो रहा ये था कि लीगी कारकुनों की जानिब से बड़ा कहना चाहिए कि उसमें कोई एग्रेशन नहीं होती थी, बड़ा पुरसुकून किस्म का प्रोटेस्ट होता था। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिसरप्टिव हो गई, जिसके बाद हमें वो सारी सूरत हाल नज़र आती रही। अच्छा, टेलीनॉर की जो हम बात कर रहे थे नाजरीन, आज टेलीनॉर ने अपने कुछ नए फीचर्स मुतासर कह रही हूँ मुतारिफ किए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी इसकी तफसीलात मौजूद हैं। पाकिस्तान फर्स्ट 4.5G नेटवर्क, और ये इसका इजरा हुआ है ये कल, बल्कि 2-3 दिन पहले जो मैं आपसे कह रही थी कि टेलीनॉर के हुकाम से भी वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है और उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट की बात भी हुई है। योर एसेंशियल ग्लोबल एंड लोकल न्यूज़ सोर्स इन पाकिस्तान। अच्छा जनाब, ये तो ट्रिब्यून की बात हो गई। तो चलें थोड़े से फ़ीचर्स आपके सामने अगर हम रखें इस नए फ़ीचर के हवाले से, तो ये सामने आ रही बात कि टेलीनॉर 4G से न सिर्फ आपका इंटरनेट अपग्रेड होगा, बल्कि ये आपकी लाइफ को भी अपग्रेड करने में आपकी मदद इस तरह करेगा कि ज़ाहिर है जितनी जल्दी आप चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सहूलत मिल जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सिम 4G है या नहीं, तो डायल कीजिए *443# और आज ही अपने करीबी रिटेलर से 4G सिम हासिल करें। इस फीचर को हासिल करने के लिए या इसको इस्तेमाल करने के लिए आपकी सिम का 4G होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप कॉल पे ये मालूमात लेना चाहते हैं तो *7799# डायल करें और आपको मतलूबा तफसीलात मिल जाएंगी कि आप ये फ़ीचर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीनॉर 4.5G पे अपग्रेड करने के लिए आपको अपने करीबी रिटेलर या दुकानदार के पास जाना पड़ेगा और 3G सिम से
तब्दील करवा के आप इसको अपग्रेड करा सकते हैं टेलीनॉर 4G स्पीड पे। अच्छा नाज़रीन, ये जो स्पीड का फ़र्क होता है, ज़ाहिर है कि जिस तरह पहले भी हमने बात की कि इससे आपकी इंटरनेट क्वालिटी जो है वो बेहतरीन तरीके से अपग्रेड हो जाया करती है और जो सहूलत आप हासिल किए हुए होते हैं उसमें बेहतरी आ जाती है। टेलीनॉर 4G स्लो इंटरनेट यानी 3G से 4 गुना ज़्यादा तेज़ चलता है और आपकी लाइफस्टाइल को ज़रा बेहतर, वही बात जो हो रही है कि ज़रा तेज़ी की तरफ ले जाने में ये आपका मावन साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, ये 4G के फीचर्स हैं, आप इसकी तफसीलात ज़रूर सर्च कीजिए और देखिए कि इसको हासिल करने से आप कितने फ़ायदे में रहते हैं। नाज़रीन, ये सारी बातें हमने आपके सामने की, आपकी कॉल्स भी सुनी, अपनी राय भी दी। ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।